दोस्तों मैं हूं शाहरुख खान और आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। जैसा कि जनता ने पूरा मन बनाकर संविधान और देश बचाने की लड़ाई लड़ी है, 7 चरणों के वोट डाला और अपने मत का सही इस्तेमाल भी किया। उसी का नतीजा ये निकला कि इंडिया गठबंधन यानी जो देश की जनता के ज़मीनी मुद्दों पर काम करने का अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रखा, तो जनता ने भी उसे स्वीकार किया और मोदी जी के 10 वर्ष के राजपाट को औंधे मुँह गिरा दिया। हाँ, वो बात और है कि अभी भी वोटों की गिनती जारी है और आज की रात और कल का पूरा दिन बहुत ही निर्णायक रहेगा। दोस्तों 1 जून को आखिरी चरण के मतदान के बाद जब शनिवार शाम को एग्जिट पोल्स आए तो ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई एक तरफा है। लेकिन आलम यह है कि जिस अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने इतना प्रचार प्रसार किया, वहां से 3 बार के सांसद रहे बीजेपी के लल्लू सिंह पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद भारी पड़ रहे हैं। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को करीब 70 सीटें दी गई थी, लेकिन मंगलवार को मतगणना शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल अलग तेवर में दिखा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया तो बीजेपी की हसरत यही थी कि वो उत्तर प्रदेश से अधिकतम सीटें जीते, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच मामला बराबरी का रहा। बीजेपी 32 सीटों पर आगे चल रही है और इंडिया गठबंधन अभी तो 43 सीटों पर आगे है। 2 सीटों पर आरएलडी आगे है और वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा है। यानी एनडीए 36 सीटों पर आगे है। इसमें कुछ उतार चढ़ाव भी हो सकता है कल तक। इसी का नतीजा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। 543 सीटों वाली लोकसभा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटें मिलनी चाहिए। इस बार समाजवादी पार्टी ने यूपी में 62 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और कांग्रेस ने 17 सीटों पर। समाजवादी पार्टी 62 में से 38 सीटों पर आगे चल रही है और अभी कांग्रेस 17 में से 6 सीटों पर आगे चल रही है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को यूपी में 63 सीटें मिली थी। वहीं बीएसपी को 9, समाजवादी पार्टी को 5, अपना दल सोनेलाल को 2 और कांग्रेस को 1 सीट में जीत मिली थी वर्ष 2019 में। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2019 नहीं दोहरा पाई। स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे चल रही या हार गई हैं। अभी जो जानकारी मिल रही वो हार चुकी हैं। गांधी नेहरू परिवार के वफादार किशोरी लाल शर्मा के सामने स्मृति ईरानी इस बार टिक नहीं पाई। मोदी के लिए बहुत बड़ा झटका लगा। 2019 में बीजेपी ने राहुल गांधी को स्मृति ईरानी से हरवाया था, तो एक संदेश गया था कि नेहरू गांधी परिवार के वारिस को बीजेपी की एक आम नेता ने उनके गढ़ में जाकर हरा दिया। इस बार स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल गांधी खुद चुनाव नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का एक आम कार्यकर्ता को उतार कर जीत हासिल की और बहुत बड़ी जीत हासिल की। शुरुआती रुझान में तो पीएम मोदी भी बनारस से पीछे चल रहे थे दोपहर तक, लेकिन जल्द ही उन्होंने बढ़त हासिल कर ली। लेकिन इस बार मोदी लगभग 1.5 लाख वोट से ही महज जीत पाए हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को बनारस में करीब 4,80,000 वोट की जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बनारस में नरेंद्र मोदी को 63% वोट मिला था, लेकिन 2014 में मोदी को बनारस में कुल 5,81,022 वोट मिले थे, जो बनारस में कुल मतदान का 56% हिस्सा था। वहीं अरविंद केजरीवाल 2014 में उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, जिन्हें 2,09,238 वोट मिले थे। लेकिन इस बार पीएम मोदी की जीत का अंतर आधे से भी कम हो गया। ये कहे कांग्रेस के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उनको बहुत ही ज़्यादा मात दी या दे रहे थे। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां से सत्ता और विपक्ष दोनों ही अहम हस्तियां मैदान में थी। बनारस से पीएम मोदी चुनाव में थे तो रायबरेली से राहुल गांधी, लखनऊ से राजनाथ सिंह और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के अलावा उनकी पत्नी डिम्पल यादव भी चुनाव मैदान में हैं, जो चुनाव जीत चुकी हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में आर्थिक तंगी, खेती किसानी और संविधान को कमज़ोर करने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। दोनों पार्टियों ने लोगों के बीच आरक्षण का मुद्दा भी जमकर उठाया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। यह है भी
इसके साथ ही राहुल गांधी ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर स्कीम पर भी सवाल उठाए, जो वाजिब है। युवाओं में अग्निवीर को लेकर नाराजगी कई बार सड़कों पर भी देखने को मिली थी और देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान इसको लेकर कहते हैं कि यूपी में बीजेपी का 32 सीटों का सिमटना न केवल प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बुरी खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर क्या पड़ेगा इस चुनाव का असर? शरद प्रधान कहते हैं, मुझे लग रहा था कि बीजेपी को 50 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन जिस तरह से 32 सीटों पर सिमटना बताता है कि पीएम मोदी और अमित शाह के घमंड को लोगों ने नकार दिया। दलितों, पिछड़ों, जातियों और उदार लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले आम लोगों को विपक्षी पार्टियां समझने में कामयाब रहीं या समझाने में कामयाब रहीं। मोदी और मजबूत हुए तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए दलितों ने भी मायावती का साथ छोड़ इंडिया गठबंधन को वोट दिया। दलितों में यह संदेश बहुत गहराई से गया था कि बीजेपी रही तो आरक्षण को कमज़ोर किया जा सकता है। यहाँ तक कि मायावती को जिस जाटो जाति से ताल्लुक़ रखती हैं उस जाति के लोगों ने भी इंडिया गठबंधन को वोट दिया। आगे शरद प्रधान कहते हैं, यूपी में बीजेपी के 32 सीटों पर सिमटने का असर योगी पर भी पड़ेगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी अगर चाहे तो इस हार का ठीकरा योगी पर फोड़ सकते हैं, उन्हें सीएम की कुर्सी से हटा भी सकते हैं। नरेंद्र मोदी यूपी में जिस शिखर पर पहुंच गए थे, वहां से अब उनका उतरना शुरू हो गया है। प्रधान कहते हैं कि योगी को भी लगता था यूपी में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है और हिंदुत्व के सामने कोई टिकेगा नहीं। ये घमंड तो मोदी को भी था, जो टूट चुका है, लेकिन चुनावी नतीजे से इसे भी गलत साबित कर दिया। भारत के लोग तानाशाही पसंद नहीं करते हैं। स्मृति ईरानी की हार तो सीधे सीधे मोदी की हार है, जो दिखता है। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को बिल्कुल मोदी की शैली में ही जवाब दिया और हरवाया है। राहुल की ये अच्छी रणनीति थी कि स्मृति को हराएंगे, लेकिन किसी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता, लेकिन ये उनके लिए कहना नाइंसाफ़ी है। वो 40 साल से कांग्रेस पार्टी में है, उनका साथ दे रहे हैं। स्मृति ईरानी के लिए हाथ बहुत बड़ी है, जो उनको चुभेगी। यूपी में बीजेपी क्यों हार रही है, चलिए इस पर भी गौर करते हैं। आगे शरद प्रधान कहते हैं कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश से 2 अहम संदेश हैं। पहला संदेश मायावती के लिए है कि दलित उनके बंधुआ मजदूर नहीं हैं, सही है। दूसरा संदेश मोदी के लिए है कि वह हर चुनाव को हिंदू मुसलमान करके नहीं जीत सकते हैं। मायावती पूरी तरह से बीजेपी के पाले में थी और उन्होंने अपने भतीजे को हटाया तो इसका और गलत संदेश भी जनता में गया। नतीजे सबके सामने हैं। रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद से बीजेपी की सांसद हैं और योगी के पहले कार्यकाल में मंत्री भी थी। इस बार बीजेपी ने टिकट उन्हें नहीं दिया। इनकी जगह बीजेपी ने वरिष्ठ नेता रहे केसारी नाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को टिकट मिला और वह भी चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी से पूछा कि यूपी में बीजेपी इस बार 32 सीटों पर क्यों सिमटती दिख रही है। रीता बहुगुणा जोशी कहती हैं, हम सरकार तो बना ही लेंगे, लेकिन जाहिर है कि 2014 और 19 वाली जीत नहीं मिलती जा रही है। यूपी में हमने काम तो किया था, लेकिन रोजगार का सवाल हमारे सामने था। हम अयोध्या तक के पीछे चल रहे हैं या हार गए हैं। हमें विचार करना होगा इस बार ऐसा क्यों हुआ। रीता बहुगुणा जोशी से पूछा कि यूपी के नतीजे का असर क्या योगी आदित्यनाथ पर भी पड़ेगा। इस सवाल के जवाब में जोशी कहती हैं, हमारे पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ेगा। पूर्ण बहुमत से सिद्ध ये है कि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, भाजपा पार्टी 240 के नीचे ही है। अखिलेश यादव की क्या रही रणनीति इस चुनाव को लेकर यूपी में। इस चुनाव में कई विश्लेषक समाजवादी पार्टी की रणनीति भी तारीफ कर रहे हैं। खासकर अखिलेश यादव ने इस बार टिकट बंटवारे में गैर यादव जातियों पर खास ख्याल रखा था। मुस्लिम और यादव समाजवादी पार्टी के वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार 62 में केवल 5 यादव उम्मीदवार ही उतारे थे, वो भी सब उन्हीं के परिवार के थे। 2019 में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी और जैन चौधरी के आरएलडी के साथ गठबंधन में थी। समाजवादी पार्टी तब 2019 में 37 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 10 यादव प्रत्याशी उतारे थे। 2014 में समाजवादी पार्टी ने यूपी में 78 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें कुल 12 यादव उम्मीदवार थे और 4 मुसलमान परिवार से ही थे।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर पंकज कुमार भी टिकट बंटवारे में अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं। प्रोफेसर पंकज कुमार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने टिकट का बंटवारा बहुत बढ़िया किया। अयोध्या में किसी दलित को टिकट देना बहुत समझदारी भरा फैसला रहा। अवधेश प्रसाद पुराने सपाई हैं। बलिया में सनातन पांडे को टिकट देना भी समझदारी फैसला मिला और वो लगभग जीत चुके हैं। अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे थे जिसमें सारी जातियां शामिल थी। दूसरी तरफ बीजेपी ने बहुत ज़्यादा मुसलमान किया, ये उन पर भारी पड़ गया। बीजेपी ने बहुत ख़राब तरीके से टिकट बंटवारा भी किया था यूपी में। मुझे नहीं लगता कि टिकट बंटवारे में योगी से पूछा गया होगा। कौशाम्बी में राजा भैया ने, जी हाँ, प्रतापगढ़ के मशहूर राजा भैया, कहा था कि एक टिकट उनके आदमी को दिया जाए, लेकिन अमित शाह की नहीं माने। इलाहाबाद ने भी नीरज त्रिपाठी को टिकट दे दिया और उनका हारना तय था। अमित शाह दिल्ली से बैठकर टिकट बांट रहे थे, जो भारी पड़ा इस बार यूपी भाजपा में। अब यूपी में बीजेपी के इस प्रदर्शन का असर योगी की राजनीति पर क्या पड़ेगा और कितना पड़ेगा। प्रोफेसर पंकज कुमार कहते हैं कि योगी के कहने पर टिकट नहीं मिला था, लेकिन उन पर भी ठीकरा फोड़ा जा सकता है या होगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। योगी की कमी ये है कि वह डिस्कनेक्ट हैं, पॉलिटिकल वर्कर में उनका संपर्क नहीं है। गुजरात मॉडल से सरकार चलाना चाहते हैं, नौकरशाहों से दम पर सरकार चला रहे हैं। उन्हें जनता और पार्टी कार्यकर्ता से ज़्यादा पुलिस पर भरोसा है। मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में आरएसएस ने भी हाथ खींचा, जिसका असर भाजपा के 2024 चुनाव पर भी पड़ा। आरएसएस को भी लगने लगा था कि मोदी कुछ ज़्यादा ही मजबूत हो रहे हैं और यह संघ के लिए ठीक नहीं है, खतरा है। प्रोफेसर पंकज मानते हैं कि इस चुनाव में मायावती बिल्कुल हाशिए पर चली गई है और उनकी वापसी अब मुश्किल है, नामुमकिन है। प्रोफेसर पंकज कुमार आगे कहते हैं, मायावती की जगह चंद्रशेखर रावण ने ले सकते हैं। नगीना से उनकी जीत ये बताती भी है निर्दलीय चुनाव जीतना मायने रखता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खराब प्रदर्शन नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की कई तैयारियों पर पानी फेर दिया है। इसके साथ ही जब उत्तर भारत में क्षेत्रीय पार्टियां सिमट रही हैं, तब अखिलेश यादव मजबूत नेता के तौर पर उभर रहे हैं। अमेठी और रायबरेली कांग्रेस भी मजबूती से जीत चुकी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी अमित शाह का न चाहते हुए भी ऐसा हुआ। दोस्तों, इस बार के 2024 के जो रिजल्ट आए हैं या कल तक जो आएंगे, उससे देश पर कितना असर पड़ेगा ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन हमें और आम जनता को ये उम्मीद है कि कल के दिन तक शायद इंडिया गठबंधन वापसी करे और देश का प्रधानमंत्री कोई और ही हो, और इससे भाजपा को मुंह पर एक तमाचा होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। जय हिंद।